अब तो पहाड़ भी थक के खामोश हो गए, बीमार सभ्यता के आगे। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आंखें बंद कीजिए और जरा कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल की बस पकड़ रहे हैं, हवा चल रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा इतनी जहरीली क्यों नहीं है जितनी हो सकती थी? जरा पश्चिम की ओर चलिए, राजस्थान की तरफ। वहां रेत है, तपती हुई रेत, हजारों साल पुराना थार रेगिस्तान। अगर ये रेत बिना किसी रोक टोक के दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे तो क्या होगा? इतिहास बताता है, कुछ चीजें दिखती साधारण हैं, लेकिन उनका महत्व समझ में आता है खत्म होने के बाद। अरावली भी वैसी ही है। ये कोई बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, ना ही कोई बहुत ऊंची चोटी। इसलिए अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली एक ढाल है। हजारों साल पहले, जब न दिल्ली थी, न जयपुर, न ही कोई बॉर्डर, तब भी अरावली खड़ी थी, चुपचाप, मजबूती से। रेगिस्तान की गर्म हवाओं के सामने, रेत के तूफानों के सामने, अरावली एक दीवार बनकर खड़ी रही। इतिहासकार कहते हैं, अगर अरावली ना होती तो आज उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। अब जरा आज का दृश्य देखिए। दिल्ली एनसीआर, जहां हर साल लाखों लोग सांस की बीमारियों से जूझते हैं, अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी। लेकिन सोचिए, अगर अरावली ना हो तो ये बीमारियां कितनी ज्यादा होतीं। अरावली रेत को रोकती है, धूल को रोकती है और हवा को छान कर भेजती है। वो हवा जो आप और मैं हर दिन बिना धन्यवाद दिए अंदर लेते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, राजस्थान के गांवों की तरफ। सूखी जमीन, कम बारिश, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पानी मिल जाता है। वो पानी आसमान से सीधे नहीं आता, वो पानी जमीन के नीचे से आता है, और उस पानी की रीढ़ की हड्डी है अरावली। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती हैं। वही पानी कुओं में भरता है, हैंडपंप चलाता है और खेतों को जिंदा रखता है। इतिहास गवाह है, जहां पहाड़ टूटे वहां पानी मरा। आज अगर राजस्थान में कुछ इलाकों में अब भी पानी बचा है तो उसके पीछे अरावली का योगदान है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा इतिहास की एक पुरानी तस्वीर देखिए। हजारों साल पहले दुनिया में कई सभ्यताएं आईं, कुछ फली फूली, कुछ मिट गईं। जो मिट गईं उनमें एक बात समान थी, उन्होंने प्रकृति को कमजोर समझ लिया। अरावली के साथ आज भी यही हो रहा है। कोई कहता है ये तो बस छोटे छोटे टीले हैं, कोई कहता है यहाँ से खनन कर लो, कोई कहता है डेवलपमेंट जरूरी है। इतिहास ने भी यही सुना था, अमेरिका में, ईस्टर आइलैंड में और कई सभ्यताओं में। तब भी कहा गया था थोड़ा सा काटने से क्या होगा, और फिर सब कुछ कट गया। अरावली की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत रहना है। वो विरोध नहीं करती, वो धरना नहीं देती, वो अदालत नहीं जाती, वो बस खड़ी रहती है, धूप में, आंधी में, तूफान में। और इसी चुप्पी का लोग फायदा उठाते हैं। इतिहास बताता है, जब ढाल टूटती है तो वार सीधा इंसान पर होता है। आज अगर अरावली कमजोर हुई तो असर आज नहीं दिखेगा, आज दिखेगा कागजों में, फैसलों में, परिभाषाओं में। असर दिखेगा 20 साल बाद, जब दिल्ली की हवा और भारी हो जाएगी, जब राजस्थान का पानी और नीचे चला जाएगा, जब गर्मी सहन से बाहर हो जाएगी। तब लोग पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, और इतिहास धीरे से जवाब देगा, क्योंकि तुमने अपनी ढाल को कमजोर कर दिया था। अरावली की कहानी किसी एक राज्य की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सांस लेता है, जो पानी पीता है, जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कितनी मजबूत है। सवाल ये है, क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे, या फिर हम भी वही करेंगे जो इतिहास में कई सभ्यताओं ने किया और बाद में पछताएं। अब जरा समय को पीछे ले चलते हैं, लगभग 100 साल पहले। 1930 का अमेरिका, वो देश जिसे आज हम ताकत, तकनीक और तरक्की का प्रतीक मानते हैं, एक दिन अचानक अपनी ही हवा से डरने लगा। उस समय अमेरिका के मध्य भाग में विशाल मैदान थे, मीलों तक फैली जमीन, काली उपजाऊ मिट्टी। लोगों ने सोचा, इतनी जमीन है, इतनी ताकत है, जो चाहो करो। पेड़ कट गए, घास हटा दी गई, प्रकृति की सीमाएं, उन्हें पुराने जमाने की बात मान लिया गया। खेती को मशीनों से रौंदा गया, जमीन को बिना आराम दिए बार बार जोता गया। सब कुछ एक ही सोच पर टिका था, ज्यादा पैदावार, ज्यादा मुनाफा। और अभी भविष्य, वो बाद में देखा जाएगा। पर इतिहास हमेशा चुपचाप नहीं देखता। कुछ ही सालों में बारिश कम होने लगी,
जमीन सूखने लगी और फिर एक दिन हवा चली। लेकिन वो हवा सामान्य हवा नहीं थी, वो मिट्टी उठाकर लाई, रेत नहीं, पूरी की पूरी जमीन। आसमान काला हो गया, दिन में रात हो गई। लोगों ने सोचा शायद तूफान होगा, पर यह कोई एक तूफान नहीं था, ये तूफानों की शुरुआत थी। इतिहास इसे डस्ट बोल कहता है। धूल के तूफान इतने घने कि सूरज दिखाई देना बंद हो गया। धूल घरों के अंदर घुस गई, बिस्तरों में, खाने में, फेफड़ों में। बच्चे खांसने लगे, बूढ़ों की सांस फूलने लगी, जानवर मरने लगे। हवा जो जिंदगी देती है, वही हवा जानलेवा बन गई। डॉक्टरों के पास इस बीमारी का नाम तक नहीं था। लोग इसे कहते थे डस्ट निमोनिया। इतिहासकार लिखते हैं, हजारों लोग सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने सांस ली। अब जरा उस दृश्य को महसूस कीजिए। एक माँ जो अपने बच्चे के चेहरे पर गीला कपड़ा बांध रही है। एक किसान जो अपनी जमीन को देख रहा है जिसे उसने खुद बर्बाद कर दिया। एक परिवार जो अपना घर छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वहां हवा भी रहने लायक नहीं रही। लाखों लोग अपने घरों से निकले, शरणार्थी बन गए। इतिहास में लिखा गया, ये पलायन युद्ध की वजह से नहीं था, ये पलायन प्रकृति की नाराजगी की वजह से था। और ये सब किसी दुश्मन देश ने नहीं किया, ये सब इंसान ने खुद किया। अब यहाँ रुकिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर अमेरिका जैसे देश में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? अब जरा अरावली की तरफ लौटते हैं। अरावली रेत और धूल को उत्तर भारत तक आने से रोकती है। वो वही काम करती है जो कभी अमेरिका में घास और पेड़ों ने किया था। जब वो हटे तो डस्ट बोल आया। अगर अरावली कमजोर हुई तो क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली एनसीआर पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक। अब सोचिए, अगर पश्चिम की तरफ से रेगिस्तान की धूल बिना रोक टोक यहाँ पहुँचने लगे तो क्या होगा? स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाते लोग, सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर, सबकी सांस और भारी हो जाएगी। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, ये सब अचानक नहीं आएंगी, ये धीरे धीरे आएंगी। ठीक वैसे ही जैसे डस्ट बोल आया था। इतिहासकार कहते हैं, डस्ट बोल एक दिन में नहीं बना, वो सालों की लापरवाही का नतीजा था। आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा ही तो काट रहे हैं, थोड़ा सा ही तो बदल रहे हैं। अमेरिका ने भी यही कहा था, तब भी मुनाफा तर्क था, तब भी डेवलपमेंट तर्क था। पर जब हवा दुश्मन बनती है तो कोई तर्क काम नहीं आता। इतिहास का सबसे डरावना सच यही है, प्रकृति तुरंत सजा नहीं देती, वो इंतजार करती है। और जब सजा आती है तो वापसी का रास्ता खत्म हो चुका होता है। डस्ट बोल के बाद अमेरिका ने कानून बदले, पेड़ लगाए, जमीन को आराम दिया, लेकिन जो जाने गईं वो वापस नहीं आईं। अब सवाल हमसे है, क्या हम अरावली के साथ वही प्रयोग करेंगे जो अमेरिका ने अपनी जमीन के साथ किया? डस्ट बोल हमें एक बात सिखाता है, जब हवा दुश्मन बनती है तो सबसे पहले गरीब मरता है, बच्चा बीमार पड़ता है और इंसान अपना घर छोड़ता है। अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन अगर वो ढाल कमजोर पड़ी तो इतिहास दोहराया जाएगा। फर्क बस इतना होगा, तब नक्शे पर अमेरिका था और तबाही अंग्रेजी में लिखी गई। इस बार नक्शे पर भारत होगा और कहानी हिंदी में कही जाएगी। अब जरा समय की धारा को और पीछे मोड़ते हैं, इतना पीछे जहां ना कोई आधुनिक देश था, ना कोई सरकार, ना कोई कानून, सिर्फ इंसान था और प्रकृति। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था, चारों तरफ अथाह पानी और बीच में हरियाली से भरा एक संसार। आज हम उसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय वहां जिंदगी मुस्कुराती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी के झरने, पक्षियों की आवाजें और एक ऐसी सभ्यता जो अपने आप में पूर्ण थी। लोग खुश थे, भूखे नहीं थे, डरे हुए नहीं थे, और सबसे खास बात, उन्हें लगता था कि ये सब हमेशा रहेगा। समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ीं और साथ ही महत्वाकांक्षा भी। उन्होंने पत्थर की विशाल मूर्तियां बनानी शुरू की। आज भी खड़ी वे मूर्तियां दुनिया को हैरान करती हैं, लेकिन उन मूर्तियों के पीछे एक अदृश्य कहानी छुपी थी। मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। शुरुआत में कुछ पेड़ कटे, किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था। फिर और पेड़ कटे और फिर और। हर बार तर्क वही था, अभी तो बहुत जंगल है। इतिहास बताता है, ये वही वाक्य है जो हर विनाश से पहले बोला जाता है। धीरे धीरे द्वीप से बड़े पेड़ गायब हो गए, फिर छोटे पेड़, और एक दिन आखिरी पेड़ भी कट गया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं मिली, बस एक सन्नाटा।
और उसी सन्नाटे के साथ सभ्यता की सांस धीरे धीरे रुकने लगी। पेड़ नहीं रहे तो बारिश का पानी जमीन में रुक नहीं पाया, पानी बह गया, झरने सूख गए, खेती खत्म हो गई, भूख आई, भूख के साथ झगड़े आए, हिंसा आई। जो समाज कभी मिलकर मूर्तियां बनाता था, वही समाज अब एक दूसरे से लड़ने लगा। इतिहासकार बताते हैं, यहाँ तक कि मानव मांस खाने तक की नौबत आ गई और फिर वो सभ्यता खत्म हो गई। आज ईस्टर आइलैंड पर खामोशी है। पत्थर की मूर्तियां अब भी खड़ी हैं, लेकिन वो लोग नहीं हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। अब यहाँ रुकिए और एक सवाल सोचिए, क्या ईस्टर आइलैंड बहुत दूर की कहानी है, या ये कहानी हर उस जगह की है जहां इंसान खुद को प्रकृति से बड़ा समझने लगता है? अब जरा वापस भारत चलते हैं, अरावली की तरफ। यहाँ भी तर्क बिल्कुल वही हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, माइनिंग से रोजगार मिलेगा। ये तो बस छोटे छोटे पहाड़ हैं। ईस्टर आइलैंड पर भी किसी ने नहीं कहा था हम पूरी सभ्यता खत्म कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा था बस एक और पेड़। अरावली पर भी आज यही कहा जा रहा है, बस थोड़ा सा। लेकिन इतिहास गिनती नहीं करता, वो अंत देखता है। ईस्टर आइलैंड पर पेड़ खत्म हुए तो नाव बनाना बंद हुआ, मछली पकड़ना बंद हुआ, द्वीप बाहर की दुनिया से कट गया। याद रखना, अरावली अगर कमजोर हुई तो क्या होगा? पानी नीचे चला जाएगा, हवा भारी हो जाएगी, गर्मी बढ़ेगी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा। हर साल थोड़ा कम पानी, हर साल थोड़ी कम उपज, हर साल थोड़ी ज्यादा परेशानी, और हर साल इंसान यही कहता रहा अभी सब ठीक है। आज अरावली के मामले में भी कानूनी परिभाषाएं बदली जा रही हैं, रेखाएं खींची जा रही हैं, कागजों में पहाड़ छोटे किए जा रहे हैं। आज एक नया तर्क सामने रखा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा। सवाल उठता है, 100 मीटर क्या ये कोई छोटी ऊंचाई है? ये लगभग 30 मंजिला इमारत से भी ऊंचा ढांचा है। फिर भी ऐसे पहाड़ों को अरावली का हिस्सा मानने से इनकार किया जा रहा है। मान लेते हैं, तर्क के लिए ही सही, कि 100 मीटर से छोटे पहाड़ों को काटने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि उनके ठीक बगल में खड़े 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पहाड़ क्या सुरक्षित रह पाएंगे? क्या पहाड़ कागज की लकीरों से बंधे होते हैं? क्या प्रकृति कानूनी परिभाषाओं के हिसाब से ढहती या बचती है? जब एक पहाड़ काटा जाता है तो उसका असर सिर्फ उसी हिस्से तक सीमित नहीं रहता। आसपास की चट्टानें कमजोर होती हैं, पानी के रास्ते बदलते हैं और पूरा ढांचा धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है। लेकिन शायद इन सवालों के जवाब अभी किसी को सुनने नहीं हैं। इतिहास की चेतावनी बहुत साफ है। जब इंसान सोचता है कि प्रकृति की जरूरत नहीं, तब प्रकृति उसे अपनी जरूरत महसूस करवा देती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम रुकेंगे या इतिहास को एक बार फिर खुद को दोहराने देंगे? अब जरा एक रात को याद कीजिए, 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात। भोपाल सो रहा था, खिड़कियां बंद थीं, गलियों में सन्नाटा था। लोग अपने कल की छोटी छोटी उम्मीदों के साथ नींद में थे। उन्हें नहीं पता था कि उसी शहर में एक फैक्ट्री के भीतर जहर जाग रहा है। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं आई। बस एक गैस बाहर निकली, धीरे धीरे, खामोशी से, और फिर शहर ने खांसना शुरू किया। लोग नींद से जागे, पर जागने से पहले ही उनकी सांस भारी हो चुकी थी। आंखों में जलन, सीने में आग, गले में ऐसा दर्द जैसे किसी ने अंदर से जकड़ लिया हो। माएं बच्चों को उठाकर भागीं। बच्चे रो नहीं पाए क्योंकि सांस लेने की ताकत खत्म हो रही थी। सड़कें भर गईं, लोग गिरते गए, कुछ उठे नहीं। सुबह हुई तो शहर पहचान में नहीं आ रहा था। हजारों लाशें, जानवर मरे पड़े थे, पेड़ तक झुलस गए थे। इतिहास इसे भोपाल गैस कांड कहता है। एक फैक्ट्री, थोड़ी लापरवाही और हजारों मौतें। ये जहर तुरंत था। जो बच गए उनमें से भी अधिकतर पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो पाए। लेकिन अब यहीं रुकिए और एक सवाल सोचिए, क्या जहर हमेशा ऐसे ही आता है, एक रात में, एक हादसे में? इतिहास कहता है नहीं, कुछ जहर धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि लोग उसे जहर मानते ही स्किल्सनिया। जहर ऐसा ही है। भोपाल में जहर हवा में मिला, एक ही रात में। अरावली में जहर भी हवा में है, लेकिन सालों में, धूल के रूप में, गर्मी के रूप में, पानी की कमी के रूप में। भोपाल में लोग भाग सकते थे, यहाँ भागने की जगह नहीं होगी। भोपाल की गैस आंखों को जला रही थी, अरावली की धूल फेफड़ों में जम रही है। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, ये बीमारियां एक दिन में नहीं आती, ये चुपचाप आती हैं।
बिना शोर के। पहले बच्चा थोड़ा ज्यादा खांसता है, फिर डॉक्टर कहता है एलर्जी है, फिर सालों बाद वही बच्चा इन्हेलर के बिना जी नहीं पाता। भोपाल में पानी जहरीला हुआ, अरावली में पानी सूख रहा है। जब पहाड़ टूटते हैं तो बारिश का पानी जमीन में नहीं रुकता, वो बह जाता है और नीचे का पानी या तो खत्म हो जाता है या जहरीला हो जाता है। आज जो पानी हम पी रहे हैं वो कल बीमारी बन सकता है। और सबसे खतरनाक जहर है गर्मी, जो हर साल मार रही है। हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं, हर साल लू ज्यादा तेज होती है, बुजुर्ग गिरते हैं, मजदूर मरते हैं। अखबार एक लाइन लिखता है, हीट स्ट्रोक से मौत, लेकिन कोई पूछता नहीं ये गर्मी बढ़ क्यों रही है। जब पहाड़ कटते हैं तो तापमान बढ़ता है। अरावली उत्तर भारत का प्राकृतिक एसी है। अगर ये कमजोर हुई तो गर्मी सिर्फ परेशानी नहीं रहेगी, वो जानलेवा होगी। इतिहास गवाही देता है, धीमा जहर हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उससे लड़ने की तैयारी कोई नहीं करता। याद रखना, अरावली के मामले में लोग कहेंगे ये तो समय की बात है, लेकिन समय किसी को माफ नहीं करता था। अरावली का जहर दिखता नहीं, बस असर दिखाता है, धीरे धीरे। इतिहास हमें एक ही बात बार बार सिखाता है, जो जहर दिखता है उससे लोग डर जाते हैं, जो जहर नजर नहीं आता वही सभ्यताओं को खामोशी से मार देता है। अब जरा एक और जगह चलते हैं, भारत से बहुत दूर। साल था 1986, सोवियत यूनियन। एक ठंडी रात, एक परमाणु संयंत्र, 4 रिएक्टर, सब कुछ नियंत्रण में था, या कम से कम ऐसा माना जा रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा हम सब संभाल लेंगे, इंजीनियरों ने कहा ये सिस्टम सुरक्षित है, सरकार ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। इतिहास बताता है यही वो पल होता है जहां से विनाश शुरू होता है। एक प्रयोग किया गया, एक सुरक्षा नियम हटाया गया, एक चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, और फिर एक धमाका। आग नहीं, धुआं नहीं, चीख नहीं, बस रेडिएशन। एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं, सूंघा नहीं जा सकता, पर कोशिकाओं तक को मार देता है। चेरनोबिल का रिएक्टर फट चुका था, लेकिन लोगों को बताया नहीं गया। सुबह हुई, बच्चे स्कूल गए, लोग काम पर निकले। आसमान नीला था, हवा सामान्य लग रही थी, लेकिन हवा में मौत घुल चुकी थी। कुछ दिनों बाद लोगों के बाल झड़ने लगे, त्वचा जलने लगी, अजीब अजीब बीमारियां सामने आने लगी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। फिर सच्चाई सामने आई। रेडिएशन हजारों किलोमीटर फैल चुका था। पूरा शहर खाली कराया गया, गांव के गांव उजड़ गए। आज भी चेरनोबिल के आसपास लाखों हेक्टेयर जमीन बेकार पड़ी है। खेती नहीं हो सकती, रहना मना है। कैंसर की दर सामान्य से कई गुना ज्यादा। इतिहास इसे कहता है, गलती एक, सजा सदियों की। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या चेरनोबिल सिर्फ परमाणु दुर्घटना थी, या ये इंसानी घमंड की कहानी थी? उन्होंने सोचा हम तकनीक से सब काबू में कर लेंगे, हम नियम बाद में देख लेंगे, हम जोखिम समझते हैं। लेकिन प्रकृति किसी को दूसरा मौका नहीं देती। अब जरा अरावली की तरफ लौटते हैं। यहाँ कोई रिएक्टर नहीं है, कोई रेडिएशन मीटर नहीं है। यहाँ खतरा और भी खतरनाक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। अगर अरावली में गलती हुई तो उसका असर आज नहीं दिखेगा। आज फाइलें चलेंगी, आज परिभाषाएं बदली जाएंगी, आज कागजों में सब ठीक होगा। असर दिखेगा 20 साल बाद, जब बच्चे सांस की बीमारी के साथ बड़े होंगे, जब पानी और नीचे चला जाएगा, जब गर्मी सहन से बाहर होगी। 30 साल बाद जब कोई पूछेगा ये सब कैसे हुआ, और जवाब मिलेगा, तब हमने सोचा था सब संभाल लेंगे। चेरनोबिल में भी यही सोचा गया था। चेरनोबिल का जहर एक दिन में फैल गया, अरावली का जहर पीढ़ियों में फैलेगा। चेरनोबिल के बाद पूरी दुनिया जागी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अरावली के मामले में हम अभी भी समय पर हैं, लेकिन इतिहास बताता है इंसान अक्सर सीखने में देर करता है। चेरनोबिल के आसपास आज जंगल उगाए हैं, जानवर लौट आए हैं, लेकिन इंसान नहीं, क्योंकि इंसान के लिए वो जमीन अब भी जहरीली है। अरावली अगर अपनी क्षमता खो बैठी तो शहर इंसानों के लिए धीरे धीरे जहरीले हो जाएंगे। ये जहर हवा में होगा, पानी में होगा, तापमान में होगा। और सबसे डरावनी बात, कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई सायरन नहीं, बस धीरे धीरे जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। इतिहास का सबसे कठोर नियम यही है, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। चेरनोबिल उनमें से एक है। अरावली अभी उस सूची में नहीं है, लेकिन अगर हमने आज आंखें बंद रखीं तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी, आपने देखा था, फिर भी रोका क्यों नहीं? चेरनोबिल एक जगह का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब इंसान कहता है हम सब संभाल लेंगे, तो इतिहास अक्सर जवाब देता है, नहीं,
तुम नहीं संभाल पाए। अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन वो इंतजार नहीं करेगी। या तो हम आज सही फैसला लेंगे या फिर कल इतिहास हमें चेरनोबिल की तरह एक उदाहरण बना देगा। अब जरा कहानी को एक उम्मीद की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ डराता नहीं है, इतिहास रास्ता भी दिखाता है। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है, ये कहानी किसी संसद भवन की नहीं है, ये कहानी पहाड़ों की है, जंगलों की है और उन औरतों की है जिन्होंने खाली हाथ सत्ता को रोक दिया। साल था 1970 का दशक। उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव, चारों तरफ देवदार, बुरांश और चीड़ के जंगल। इन जंगलों से सिर्फ लकड़ी नहीं मिलती थी, इनसे पानी आता था, इनसे मिट्टी बंधी रहती थी, इनसे जिंदगी चलती थी। लेकिन दूर शहरों में कागजों पर कुछ और लिखा जा रहा था। ठेके दिए जा रहे थे, पेड़ काटने के आदेश हो रहे थे। तर्क वही पुराना था, देश को विकास चाहिए, लकड़ी से फैक्ट्री चलेगी, गांव का क्या है, वो तो एडजस्ट कर लेंगे। एक दिन लकड़हारे आए, कुल्हाड़ियां थीं, सरकारी कागज थे और सामने खड़े थे गांव के लोग। पहले पुरुषों ने विरोध किया, लेकिन उन्हें डराया गया, डांटा गया, हटा दिया गया। तब आगे आईं गांव की महिलाएं, ना भाषण ना नारे, बस चुपचाप पेड़ों के पास गईं और उनसे चिपक गईं। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, ये जंगल हमारी माँ है, अगर इसे काटना है तो पहले हमें काटो। इतिहास में ये शब्द बहुत भारी पड़ते हैं। कुल्हाड़ी हवा में रुकी, क्योंकि अब ये सिर्फ पेड़ काटने का मामला नहीं था। अब सवाल था, क्या सरकार अपनी ही जनता पर कुल्हाड़ी चलाएगी? महिलाएं डरी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर जंगल गया तो पानी जाएगा, पानी गया तो गांव जाएगा। उनके लिए ये आंदोलन नहीं था, ये आत्मरक्षा थी। धीरे धीरे ये खबर फैल गई, एक गांव से दूसरे गांव, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। महिलाएं फिर पेड़ों से चिपकीं, कहीं गीत गाए, कहीं रोईं, कहीं चुप रहीं, लेकिन हटी नहीं। सरकार को रुकना पड़ा, ठेके रद्द हुए, पेड़ बचे और इतिहास ने एक नया शब्द सीखा, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन बिना बंदूक का था, बिना हिंसा का था, बिना नेता का था, बस सच था और साहस था। अब यहाँ एक पल रुकिए और सोचिए, अगर वो महिलाएं उस दिन चुप रहतीं तो क्या होता? आज उत्तराखंड में जो नदियां बहती हैं, जो पहाड़ टिके हैं, जो हरियाली बची है, शायद वो सब कहानी बन चुकी होती। चिपको आंदोलन हमें ये सिखाता है, जब जनता प्रकृति के साथ खड़ी हो जाती है तो सत्ता को पीछे हटना पड़ता है। अब जरा इस सबक को आज के समय में लाकर देखें। अरावली, यहाँ भी फैसले कागजों पर होते हैं, यहाँ भी तर्क दिए जाते हैं, यहाँ भी कहा जाता है विकास जरूरी है। लेकिन चिपको याद दिलाता है, विकास वो नहीं जो जमीन छीन ले, विकास वो है जो जिंदगी बचाए। उत्तराखंड की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उन्हें प्रकृति का विज्ञान आता था। उन्हें पता था, पेड़ इवल का पानी, पानी इवल का जीवन। आज हमारे पास डिग्रियां हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, लेकिन सवाल है, क्या हमारे पास वो हिम्मत है? चिपको आंदोलन एक आईना है, वो दिखाता है समाधान हमेशा ऊपर से नहीं आता, कभी कभी नीचे से उठता है, गांव से, आम लोगों से। इतिहास में कई सभ्यताएं इसलिए मरी क्योंकि जनता चुप थी। चिपको इसलिए जिंदा है क्योंकि जनता बोली। आज अगर अरावली को बचाना है तो कोई एक सरकार या एक कानून काफी नहीं होगा, जरूरत है जागने की। वैसी ही जाग जैसी उन महिलाओं में थी जिन्होंने कहा था, पहले हमें काटो फिर जंगल। इतिहास ने उनका साथ दिया और इतिहास आज भी वही नियम दोहराता है, जब जनता जागती है तो सत्ता को रुकना पड़ता है। चिपको ये नहीं कहता कि लड़ो, चिपको ये कहता है खड़े हो जाओ, सच के साथ, प्रकृति के साथ, भविष्य के साथ। क्योंकि अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अब कहानी के अंत में कोई धमाका नहीं है, कोई चीख नहीं है, कोई आंसू भी नहीं, बस एक पहाड़ खड़ा है। अरावली आज भी खड़ी है, चुपचाप। न वो भाषण देती है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, न किसी से कुछ मांगती है, वो बस देख रही है, हजारों साल से देख रही है। उसने सभ्यताएं आते देखीं, सभ्यताएं जाते देखीं, राजाओं को भी देखा और उनकी कब्रें भी। वो जानती है इंसान की उम्र छोटी होती है, लेकिन उसकी गलतियों की उम्र बहुत लंबी। अरावली आज कुछ कह नहीं रही, वो ये नहीं कह रही मुझे बचाओ, क्योंकि पहाड़ भीख नहीं मांगते। वो सवाल पूछ रही है खामोशी में, क्या तुम वही गलती दोहराओगे जो ईस्टर आइलैंड ने की थी, जहां इंसान ने सोचा पेड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और फिर पूरी सभ्यता कहानी बन गई। क्या तुम वही भुगतोगे जो अमेरिका ने डस्ट बोल में झेला, जहां हवा दुश्मन बन गई थी, जहां सांस लेना जोखिम बन गया था।
अरावली पूछ रही है, क्या तुम भी तब जागोगे जब बहुत देर हो चुकी होगी? इतिहास कोई मोटी किताब नहीं है जो लाइब्रेरी में रखी हो। इतिहास एक चेतावनी है, एक आईना है जो दिखाता है, अगर इंसान हर बार वही गलती करेगा तो नतीजा हर बार वही होगा। अरावली के टूटने की खबर शायद आज अखबार के छोटे से कोने में छपे, शायद आज किसी को ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन इतिहास बताता है, बड़ी तबाहियां हमेशा छोटी खबरों से शुरू होती हैं। आज पहाड़ कटता है, कल पानी कम होता है, परसों हवा भारी होती है, और एक दिन लोग पूछते हैं, ये सब कैसे हो गया? इतिहास धीरे से जवाब देता है, क्योंकि जब समय था तब तुम चुप थे। अरावली की खामोशी दरअसल हमारी परीक्षा है। ये देखना है, क्या हम सिर्फ सुनेंगे या समझेंगे? क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, वो हवा है जो आपके बच्चे के फेफड़ों में जाती है, वो पानी है जो आपके घर तक पहुंचता है, वो तापमान है जिसमें आप जीते हैं। जब पहाड़ मरता है तो वो अकेला नहीं मरता, वो अपने साथ हवा, पानी और मौसम सबको बीमार करता है, और फिर इंसान बीमार पड़ता है। इतिहास हमेशा एक ही क्रम दोहराता है, पहले प्रकृति कमजोर होती है, फिर समाज, और अंत में सभ्यता। अब भी समय है, हमारे पास इतिहास है, इतनी सारी चेतावनियां, इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी मिसालें। अब अगर हम फिर भी ना समझे तो दोष इतिहास का नहीं होगा। अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन वो अनंत नहीं है, वो इंतजार कर रही है हमारे फैसले का। याद रखिए, हवा, पानी और पहाड़ मरते हैं पहले, इंसान बाद में। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे सरल इतिहास, जहां इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं जाता, समझाया जाता है।